बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार आमर महबूब साहब और राजा कफील साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि सदारती इलेक्शन को आम इंतखाबात से कबल न करवाने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये फ़ैसला किसने किया है और क्यों किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीटीआई की जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी या नहीं हो रही, या पीटीआई के रहनुमा जो बात कर रहे हैं, आखिर असल मसला क्या है, क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, और ये शिराज खान शेजी कौन हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी हुई है पीटीआई अपने नाम से रजिस्टर करवाने की। क्या वो तहरीक इंसाफ में शामिल हैं, क्या वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, आखिर किस कीमा पे उन्होंने ये दरख्वास्त दी है, और क्या इलेक्शन कमीशन उनकी दरख्वास्त को सुनवाई देगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब आमर महबूब साहब। आमर महबूब साहब, सबसे पहले हम आते हैं पीटीआई की रजिस्ट्रेशन असल तनाज़ा क्या, क्यों नहीं हो रही? वजह क्या? बाकी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो गई, दीगर जमातें, जमात इस्लामी वगैरह सारी जमातें हो गई हैं, और भी छोटी जमातें भी हो गई हैं, पीटीआई को क्यों रजिस्टर नहीं किया जा रहा? देखिए, एक तो ये वजह है कि पीटीआई, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी एक मौक़िफ़ के ऊपर कायम है और आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर है पीटीआई से मुराद इमरान खान है, और इमरान खान के चाहने वाले जो हैं वो एक मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। इमरान खान साहब अंदर हैं और दुनिया भर में इमरान खान के जो लोग हैं उन्होंने कुछ सवालात उठाए हुए हैं। तो जब तक आपको पता है इमरान खान खुद जो है वो एक दौर में इस्टेब्लिशमेंट के बड़े ही जो है वो पसंदीदा होते थे, और जब जैसे उन्हें इक़्तिदार दिलाया गया और जब वो इस्टेब्लिशमेंट के तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर सके, तो पाकिस्तान में भी एक जो है उनके हवाले से पॉलिसी अपनाई गई है। तो वही जो वफाक की पॉलिसी है वही आज़ाद कश्मीर में इम्प्लीमेंट की गई। आपको याद होगा कि जब जनरल इंतखाबात हुए तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ को बतौर रजिस्टर्ड जमात जो है वो नहीं लिया गया था। यही वजह थी कि पाकिस्तान भर में कौमी और सिपाही असम्बली के इंतखाबात में मुख्तलिफ नामों, मुख्तलिफ क्या कहते हैं निशानों के ऊपर जो है वो इलेक्शन में लड़े थे, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। और आज़ाद कश्मीर में अब जब, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में सारी सियासी जमातों का, ये भी उस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ख़त्म करने और तनवीर लियाज़ साहब को इक़्तिदार से हटाने के लिए एक पिटीशन थी जो सरदार ताहिर अनवर साहब सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा, ये बात जो है बल्दियाती इंतखाबात से शुरू हुई थी। और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जैसे सदाकत हुसैन राजा साहब, उन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ की समेत सारी सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दी थी और तमाम पार्लिमान के मेम्बरान को आज़ाद कर दिया था। और उसके बाद जो है वो दोबारा रजिस्ट्रेशन का हुक्म दिया था। तो बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो रजिस्टर्ड की जा रही हैं, और तौक़ुआत के ऐन मुताबिक के जी आइंदा, ये आपको याद होगा कि जी तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में बतौर सियासी जमात ही नहीं होगी। ये दावा उस वक्त, जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन में नहीं, उस वक्त अनवारुल हक साहब ने, जब उन्होंने इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंप के उनसे अलग हो गए थे, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ नहीं होगी। तो ये उसी का तसलसल है कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा राजा कफील साहब, ये तहरीक इंसाफ को क्या समझते हैं कि रजिस्टर ना होने देने के बाद मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाएंगे? क्या आज़ाद कश्मीर में भी इस्टेब्लिशमेंट या जो सरकारी सियासी जमातें हैं वो ये समझती हैं कि पीटीआई अगर अपने निशान पर इलेक्शन लड़ी या पीटीआई के नाम पर इलेक्शन लड़ी तो वो वोट हासिल कर सकती है, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ तो कुछ और नज़र आती हैं? वो देखो डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान या दुनिया भर में यानी ये जनरेशन जी का दौर है, और जो पाकिस्तान में 24 के इलेक्शन हुए और इमरान खान से उन्होंने पहले जमात छीनी, फिर उसका इंतखाबी निशान चला, और इन तमाम हरबों के बावजूद जो नताइज आए वो शाम को पूरी दुनिया देखे। और पाकिस्तान की कौमी असम्बली, लेकिन आज़ाद कश्मीर में क्या वही सूरत हाल है या नहीं? देखा ना, मैं पहले हम इस पे आते हैं, हम आते हैं पॉलिसियों पे। हमारी अफसोसनाक बात यह है कि राठौर साहब का हम आज भी 70 की या 80 की दहाई में जाकर सियासत करना चाह रहे हैं, हुकूमत करना चाह रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं, हमारी पाकिस्तान की जो वफाकी जमातें हैं, जो लोग हैं ज़िम्मेदार लोग हैं, तो वो उस पर नहीं आ रहे हैं कि यानी कि हमें आज आलात जो बदल गए। जैसे अमर साहब ने कहा कि देखो उस टाइम यानी पाकिस्तान जैसे एक ताकतवर मुल्क और जो एक आठवीं ताकत और तमाम सियासी क़ुव्वतें जमहूरियत के अलमबरदार नवाज शरीफ वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाते हुए जरदारी साहब पूरी जमहूरियत की एक यानी तारीख अपने साथ रखते
हुए, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया। किसी सियासी जमात ने कहा कि आप इनके साथ पाकिस्तान में क्यों नाइंसाफ़ी करो, एक जमात को आप इलेक्शन वो जो उसका एक राइट है, उसका लोग उसके साथ है, उनको ना तो जलसा करने दिया, ना उनको कहते, और तहरीक इंसाफ बगैर जलसे के, बगैर इंतखाबी निशान के, और जाकर उनके सारी टॉप की लीडरशिप वो जेलों में थी, लेकिन तहरीक इंसाफ एक सूबे में खुद हुकूमत बना ली, 2/3 अक्सर से आ गई। वफाक में इस धांधली के बावजूद दूसरी बड़ी जमात बन गई, और पंजाब में दूसरी बड़ी जमात बन गई, और इसके बाद ये कुछ हुआ भी आपने अपनी आंखों के सामने देखा। अभी आते हैं आज़ाद कश्मीर में, बिल्कुल जैसे अमर साहब, क्या वो खाइफ है कि आज़ाद कश्मीर में भी ये नतीजे दे सकती है? नहीं, मैं कहता राठौर साहब, एक जब सोच गालिब आ जाती है किसी नजरिए के ऊपर, या कि आप किसी पॉलिसी के ऊपर एक चंद लोगों की सोच गालिब आ जाए, तो फिर उसको नताइज से फिर इनसे को गर्ज नहीं होते कि शाम को उसने तो अपने जो उसके जिम्मे काम लगेगा उसने अपना काम करें, बाकी क्या नतीजा ये तो फिर उसका तारीफ। साहब एक बात आप ये भी देखें कि उस वक्त जो सूरत हाल थी पाकिस्तान में, किस तरह जो इस पाकिस्तान के इलेक्शन से कबल PTI ने एक कौमी मफादात के मुखालफ एक बयानिया इख्तियार कर लिया था, पाक फौज के मुखालफ एक बयानिया इख्तियार कर लिया था, वहाँ पे उन्हें स्नब किया जाना ज़रूरी था। लेकिन आज़ाद कश्मीर में ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए, एक तो जब वो फौज को साथ में नथी करते बिल्कुल ऐसा नहीं है, यानी कि ना तो तहरीक इंसाफ ने फौज मुखालफ यानी इख्तियार किया, चौदह लोगों की पॉलिसियों के खिलाफ थे। सेम नवाज शरीफ साहब देखें कि जब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया 2 दफ़ा, तो नवाज शरीफ साहब को फौज के खिलाफ तो नहीं थे ना, वो चंद लोगों की पॉलिसियों के खिलाफ थे। अब यार हमारे आ जाते हैं पॉलिसियों के कोई एक ना, आप देखें बाजवा साहब ने एक बाजवा साहब ने पॉलिसी बनाई, तो बाजवा साहब की या फैज़ अमीद की यानी पॉलिसियों से आज पाकिस्तान को सजा मिल रही है, पूरी कौम आज दूसरी तरफ खड़ी हुई है ना। क्या आज जो हमारी फौज की लीडरशिप है, क्या बाजवा साहब की पॉलिसी लेकर चल सकती है? क्या फैज़ अहमद की पॉलिसी लेकर मौजूदा लीडरशिप नहीं चल सकती है ना, वो उससे अलग हो गए। यानी हमारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट आज वो उस जुर्म को साथ लेकर चलने के तैयार नहीं, बिल्कुल अलग हो गए। अभी आते हैं सेम जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में हालात मुख्तलिफ है। आज़ाद कश्मीर क्या है, ये लिंक है इस्लामाबाद की सियासत के साथ। ये नहीं हो सकता कि आज़ाद कश्मीर को इनकलाब बरपा हो जाए, कोई तहरीक इंसाफ को बैठे। मैं तो ये कहता पॉलिसाजों को चाहिए कि तहरीक इंसाफ को बल्ला दें, लड़े। तहरीक इंसाफ एक दो सीट से ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि हम आज़ाद कश्मीर लोग नथी हो गए इस्लामाबाद के साथ। और आज इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत है, इलेक्शनों को तो मुस्लिम नून 2/3 अक्सर से जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ तो इलेक्शन मैनेज किया जाए, बरादरी की सियासत है, हल्कों की सियासत है, कोई वहाँ नजरिया कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। कि आप देखें राठौर साहब कि 2016 में तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन लड़ी, यानी बैठ वर्सेस सुल्तान में वर्सेस सुल्तान अपना इलेक्शन हार गया, और PTI आज़ाद कश्मीर सफर में आउट हो गई। 2 सीटें आ गई, कौन सी, माजिद खान, और एक और सीट लाहौर वाली आ गई। अभी तक 2016 के इलेक्शन में 0, 21 के इलेक्शन में 32 सीटें पे आ गई जी। कौन सी को ऊपर से फरिश्ते आ गए, नीचे से को आज़ाद कश्मीर लोगों को वहाँ फकीर बन गए सारे। और फिर क्या, अभी देखें, अभी जब इलेक्शन होंगे वही तहरीक इंसाफ जिसके पास 30-32 सीटें थी 2 पे आ जाएगी। अभी देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 29 सीटों के साथ असेंबली में हुकूमत में, वज़ीर आज़म है, स्पीकर है, उनका सारी चीज़ें। अभी इलेक्शन जाएंगे तो पीपल्स पार्टी वापस बैक, जहाँ आजकल नून जहाँ खड़ी है वहाँ से पाकिस्तान वहाँ आकर नतीजा पीपल्स पार्टी आ जाएगी। तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर बजाय कि आज़ाद कश्मीर के हालात मुख्तलिफ हैं, इनको बिल्कुल रुकावट नहीं डालनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में जाना चाहिए। नताइज को बेहतरी आ ही नहीं सकती है, तो लिहाजा बजाय इसमें मुतनाज़ा बनेंगे वहाँ, यानी पूरी दुनिया PTI के लोग हैं, वो जाकर एक इसमें से माहौल बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटियों ने हालात वैसे ही ख़राब किए हुए हैं। अगर ये PTI को देंगे मौका, राठौर साहब, मेरी आप मतलब पेशेंट को कहता हूँ, इससे PTI इससे फ़ायदा उठाएगी। यानी कयूम नदी साहब हैं, PTI जो कहते हैं, वो अपनी उन चीज़ों के जैसे अपनी पॉलिसियों को जैसे अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से फ़ायदा उठाएंगे कि हमें इंतखाबी निशानी था, हमारे पास हमें फिर अगले 5 साल के लिए यानी ऐसे उनके भाई आप क्यों उनको सियासी शहीद कर रहे हो? छोड़ो उनको, आने दो इलेक्शन, उनको बिल्कुल उनको देखो। मैं एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस मुस्तफा मुगल साहब है, वो तो उसूल पसंद आदमी है, वो मतलब वो यानी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। हमें पूरा यकीन, उसूल पसंदी तो एक माह में एक्सपोज हो गई ना, हमें पूरा यकीन है राठौर साहब, हमें पूरा यकीन है कि मुस्तफा मुगल साहब बिल्कुल PTI के साथ वो ज्यादती नहीं करेंगे जो पाकिस्तान की अदालतों में इमरान खान साहब के साथ किए। आज़ाद कश्मीर अदालतों का आज भी बहुत बड़ा मुकाम है, जस्टिस राजा सईद अकरम साहब समेत तमाम जजेस बहुत इज्जत एहतराम के साथ। लेकिन आज़ाद कश्मीर जजों हैं, आज़ाद कश्मीर अदलिया को, आज़ाद के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर के उनके जो बकिया जो उनके साथ लोग हैं, उन्हें इस रवायत को तोड़ना है कि हमने आइन कानून के तपास करें, और इसमें वो होगा कुछ नहीं, PTI को दें कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अमर साहब,
پی ٹی آئی کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دی ہے. شیراز خان ایک نوجوان ہے, شیراز خان شیزی, ان کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کی اس سے قبل درخواست دی گئی ہوگی جو الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے, جس کے اوپر کل سماعت بھی میرا خیال ہے, کل ہے اس کی سماعت. تو یہ شیراز خان شیزی کون ہے, انہوں نے کس کی ماں پہ درخواست دی, کیا واقعی پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں, کیا یہ نیا کوئی سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں پیپل پارٹی میں؟ سوری پی ٹی آئی میں. ایک تو شہزاد صاحب شیراز خان شیزی جو ہیں ایک نوجوان ہیں, گوجرا سے تعلق ہے, مظفر آباد کے رہنے والے ہیں اور باثر نوجوان ہیں, خاصے بڑے متحرک نوجوان ہیں اور خاصا ان کا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے بیوروکریٹک سرکلز میں بھی اور سیاسی سرکلز میں بھی, صحافتی سرکلز میں بھی. اور جیسے نہیں وہ تیز ترار اور کام کے بندے ہیں اور اچھے انہوں نے اپنے آپ کو گروم کیا ہے. بیسکلی یہ راجہ فاروق اعظم صاحب کے ادھر پڑوس میں ہی رہے ہیں پہلے. تو راجہ فاروق اعظم صاحب نے انہیں دو بندے بہت ہی راجہ فاروق اعظم صاحب کے قریب سمجھے جاتے تھے. ایک محمود صاحب جو ان کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے اور یہ ان کے جو ہے وہ سٹاف آفیسر تھے شیراز خان شیزی. یہ فاروق اعظم صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے فاروق اعظم صاحب تو ان کے سٹاف آفیسر آج وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بننے کے. لیکن یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ان کے سٹاف آفیسر تو ضرور ہیں, لیکن جو مسلم لیگ نون کا ریکارڈ دیکھا ہے ہم نے, مسلم لیگ نون کے جو ماں سے بات ہوئی ہے, جو ان کا پچھلی بار بھی دیکھا ہے, تو یہ مسلم لیگ نون کے ممبر نہیں ہیں. ان کے ساتھ میری بھی بات ہوئی ہے, رات کو بھی بات ہوئی ہے اور آج پھر میری شیراز خان شیزی صاحب سے بات ہوئی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں مسلم لیگ راجہ فاروق اعظم صاحب کے ساتھ تو وہ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, وہ بزرگ ہیں, وہ پڑوسی بھی رہے ہمیشہ سے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے فیملی کے سربراہ کی حیثیت سے انہیں عزت احترام سے ہم جانتے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے کہا میرا کبھی کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا, میں راجہ فاروق اعظم صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ رہا, مسلم لیگ نون کی حکومت میں فاروق اعظم صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا جی رہا ہے. تو میں مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ ممبر ہی نہیں ہوں اور میں تحریک انصاف کا تھا. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہماری اورنگزیب صاحب والی تحریک انصاف ہے, ہمارا ایک موقف ہے کہ اس میں رجسٹر کرائی جائے. اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ جو فیصلہ ایک آدھ دن میں ہونا ہے, وہ بھی صورتحال نہیں. انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں 5 دن مل گئے ہیں کیونکہ کچھ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بقایا تھے. 1000 شناختی کارڈ کی شرط تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں شاید 500 شناختی کارڈ ہم نے لگا دیے اور 500 شناختی کارڈ ہم نے اور لگانے ہیں اپنی تنظیم کو جو ہے تحریک انصاف کو اپنے نام پہ رجسٹرڈ کرانے کے لیے. یہ کون سی, ایک تو پچھلی بار جو پرویز خٹک صاحب نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین نہیں یہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے, یہ شیراز خان صاحب نے کہا ہے شاہجی صاحب نے کہ یہ میرے نام پہ رجسٹرڈ کی جائے ذات کشمیر میں, اس کا میں ہوں. دوسری یہ بات اب اس سے آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بیسکلی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو متنازع کر دیا جائے. اور جب ایک طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, تو ایک طرف شیراز صاحب نے کر دیا ہے. تو شیراز صاحب اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے لا کے کہ جی یہ دو آ گئی ہیں تو اس کا فیصلہ کیسے ہو. اس کے علاوہ یہ الیکشن کمیشن سے نکل کے یہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے میٹر, کہ ہائی کورٹ میں کوئی ریٹ کر دے کہ میرا یا سپریم کورٹ میں. تو یہ جو ہے ملتوی کرانے کے لیے, اسے رجسٹرڈ نہ کرانے کے لیے, اسے مؤخر کرانے کے لیے یہ ایک حربہ ہو سکتا ہے. اور بین کی شیراز خان شیزی آپ کہتے ہیں کہ کوئی کسی ایسی شخصیت یا کسی ایسے ایلیمنٹ کا مورا ہے کہ جو اس کو نہیں ایک تو یہ بات ہے کہ شیراز صاحب جو ہے نا, جو ہم نے یہ پتہ کرایا ہے, تو شیراز صاحب کا جیسے انہوں نے یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا مسلم لیگ نون سے, لیکن ان کا پی ٹی آئی سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ بات کسی جگہ پہ کل جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو جا کر درخواست جمع کرائی ہے, تو انہوں نے اس میں جو مدعا جو بیان کیا ہے کہ میں اکبر ایس بابر جو بانی پی ٹی آئی کے رہنما اسلام آباد میں, جو آج کل عمران خان مخالف گروپ, عمران خان مخالف جس کو پاکستان کی عدالتوں میں پاکستان کے الیکشن کمیشن اس کو پذیرائی نہیں دی, لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئی تھی, رجسٹر نہیں ہوئی ہے نا. اب اس نے اپنے لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے اکبر ایس بابر جو بانی پی ٹی آئی ہے, انہوں نے عمران خان کو ذکر نہیں کیا میں کوئی عمران خان کی پی ٹی آئی سے ہوں, یا تو یعنی وہ یہ ان کا کلیم ہی نہیں ہے نا. یہ شیراز صاحب کا یہ کلیم ہی نہیں ہے کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کا جس کے انٹرنیشنل بیٹ ہے اور مجھے پی ٹی آئی جس کا نام مطلب جس کا جو مفہوم مجھے وہ یہ کہہ رہے ہیں اکبر ایس بابر, وہ کہہ رہے ہیں کہ اکبر ایس بابر جو پاکستان ابھی تو یہ آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن نے اس کی درخواست کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ایک ایسا شخص جو پی ٹی آئی 2-3 الیکشن لڑ چکی ہے آزاد کشمیر میں, 2016 کا الیکشن ہے, 2021 کا ضمنی الیکشن لڑ چکی ہے, وزارت نہ کبھی اس کا عہدیدار رہا, نہ کبھی اس کا نہیں, حالانکہ وہ ان کی درخواست پہلے سے زیر سماعت ہے.
वन दरख्वास्त, तो उसको नोटिस जारी होने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर में 3-4 नोटिस जारी क्यों है कि आपका ये पहले से केस है, अब उनके कल उनकी समात है, यानी 18 मार्च को तहरीक इंसाफ की समात है इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में। जो इलेक्शन कमीशन एतराज़ लगा रखे थे उस पर कल जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के केस की कल समात है। मुझे नहीं लगता कि जो यानी मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आइन कानून के माहिर यानी कोई इस तरह से जाकर जब फैसला करके किसी एक गुमनाम दरख्वास्त पर जाकर इसको इल्तवा में डालें, और इस पे जब मेरा ख्याल ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा शहजाद साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आपकी सियासी जमातें अपने आप को रजिस्टर्ड कराती हैं तो इलेक्शन कमीशन और बाकी जो इदारे होते हैं वो उन्हें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि सियासी जमातें आएँ और जमहूरी अमल का एक तसलसल जो है वो चलता रहे। लेकिन मैं कुछ दिनों से फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में ये पॉलिसी चल पड़ी है कि काम कैसे ना हो। ये नहीं है काम कैसे किया जाए, पूरी रियासत पूरी मशीनरी लग के ये तय करती है कि ये काम कैसे ना किया जाए, इसके असबाब और वो बताए जाएं। तो मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं सदारती ना किया जाएगा, आपने बात की तो सदारती इलेक्शन भी ना करवाने का फैसला किया गया कि जो जनरल इलेक्शन है। अब उसकी दो वजूहत हो सकती है, ये आप उसको ज़्यादा वजाहत के साथ बयान करेंगे कि क्या दोनों सियासी बड़ी जमातें उनके पास जो है मतलूबा अक्सरियत पूरी नहीं, वो विड्रा कर गई हैं, या इलेक्शन कमीशन नहीं करवाना चाहता, या पीछे कोई और लोग हैं वो नहीं करवाना। शहजाद साहब, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब 31 जनवरी को बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने इंतकाल फरमाया तो उसके बाद 30 दिन के अंदर जो है वो आज़ाद कश्मीर में सदारती इंतखाबात कराने ज़रूरी थे। लेकिन आपने देखा कि 30 दिन में ना इंतखाबात हुए, ना उसके लिए कोई इक़दाम उठाए गए, या होता ना कि उसके लिए इंतज़ाम किया जाए। तो मैंने जैसे ये कहा ना तहरीक इंसाफ, ऐसे ही पूरी रियासत जो है लगी हुई थी कि कैसे इंतखाबात ना करवाए जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 एक्टिविटीज़ की। एक तो उन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा ने इजलास बुलाया, उसमें भी वो 27 अरकान पूरे नहीं कर सके। उसके बाद अवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद इजलास बुलाया, उसमें भी जो है वो 27 अरकान जो है वो पूरे नहीं हुए। और जो माजरीन में इमरान थे, अब्दुल माजिद खान साहब, अकबर इब्राहिम साहब और आसम शरीफ साहब, उन्होंने उन दोनों इजलासों का बायकाट कर दिया। बज़ाहिर तो हर एक ने अपनी को मसरूफियत बताई, किसी ने कहा शादी है, किसी ने कहा फोतगी हो गई, किसी ने कहा बच्चे बीमार हैं, लेकिन असल बात यह थी कि उन्होंने नहीं जाना था और ये तय था। इसी दौरान जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का जो ग्रुप था उन्होंने सदारत मांग ली थी, तो उनके साथ भी 8 लोग तो थे ही। लेकिन सदारती इंतखाब के हवाले से, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब एक बहुत कदावर सियासी शख्सियत थे, तो उसके हवाले तक जो है वो काफ़ी सारे लोग उन्होंने और भी जो है वो साथ हमदर्दी के तौर पे भी हासिल कर लिए थे, जो इस इशू के ऊपर जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के फैमिली में सदारत देने के हवाले से हमदर्द थे या उनके ग्रुप में। तो ये जो सूरत हाल क्रिएट होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त 29 अरकान के साथ प्रैक्टिकली वो 18 के ऊपर रह गई थी। और 18 में से भी जो है वो लतीफ़ अकबर साहब भी पार्टी में उम्मीदवार थे, जो यासीन साहब का वो अपना हक समझते थे पार्टी प्रेसिडेंट की हैसियत से, क्योंकि रिसेंटली उन्हें वज़ीर आज़म भी नहीं बनाया गया था, उनकी सीनियरिटी जो है उसे वो किया गया था। उसके बाद जो है सरदार तनवीर इलियास साहब, जो 11 से लेके 17 तक या 18 तक लाने में फ़ायदेमंद साबित हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो वो भी जो है सदारती उम्मीदवार थे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जो बुनियादी 11 और 18 लोग थे, 11 के ऊपर जो है 12 के ऊपर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 से 3 हिस्सों में तकसीम थी, और 18 के ऊपर 4 हिस्सों में तकसीम थी, और उसके बाद अगर ऊपर जाते जाएं तो 5-6 हिस्सों में तकसीम हो रही थी। और दूसरी तरफ अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझ रहे हैं कि जी ये एक तो ये है कि तादाद जो है वो पूरी है, तो वो भी बिल्कुल 10-11 के ऊपर थे। और उनका ये मौक़िफ़ भी था कि ये जो सदारती इलेक्शन है ये बकिया मुद्दत के लिए होना है या उसके लिए होना है, क्योंकि आइनी तौर पे ये बात क्लैरिटी के साथ दिखाई देती है कि सदर आज़ाद कश्मीर का इंतखाब जो है वो 5 साल के लिए होगा। अखलाकी एतबार से जवाज़ बनाया जा रहा है, लेकिन सियासत में और आइन में अखलाकियात की गुंजाइश नहीं होती, आइन जो कह रहा होता है उसकी गुंजाइश होती है। तो उसके बाद जो है ये खासा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो आज़ाद कश्मीर के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिकीन जो हैं वफाकी हुकूमत में और वफाक के जो है, उन्होंने इसके ऊपर खासी जो है वो कोशिश की। और पहले जो है वो जब ये तजवीज़ दी गई कि इंतखाबात जो हैं वो मौखर कर दिए जाएं और इसका जो है वो कुछ दिन बाद करा दिए जाएं, तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए ये एक्टिविटी की गई कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के ज़रिए कितना इसे डिले कराया जा सकता है। तो उसमें उन्हें कुछ
दिन की जो है वो कामयाबी हासिल हो गई, तो अभी महीने के बाद जो है वो फिर हाई कोर्ट में भी 20-21 केस आ दिन गया। हो गए, फिर हाई कोर्ट में चला गया, और फिर जो है वो एक आईनी पिटीशन जो है वो जस्टिस रिटायर्ड राजा सज्जाद साहब जो है उन्होंने एक हनीफ मलिक साहब की तरफ से कर दी, तो इसे उलझाया गया। दूसरी तरफ जुल्करनैन नकवी एडवोकेट जो हैं उन्होंने इस इलेक्शन को कराने के लिए कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उलझा के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ लाए गए, फिर हाई कोर्ट में लाए गए। लेकिन जो मैं खबर आपको दे रहा हूँ, मेरे पास ये खबर है और मुझे बहुत ही बावसूख ज़राए ने बताया है कि आज़ाद कश्मीर में सदारती इंतखाबात ना कराने का फैसला किया गया है, और पहले इसके ऊपर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इंटरनल जो उनके सामने ब्लैकमेलिंग की सूरत हाल सामने आई है मेंबरान असेंबली की जानिब से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसे तकसीम का खदशा पैदा हुआ है, तो उन्होंने भी और मुस्लिम लीग ये जरा वजाहत कर देंगे तकसीम का, अगर ये हमारे नाज़रीन के लिए आप बता देंगे तकसीम का क्या खदशा पीपल्स पार्टी, क्या मियां भाई साहब या लतीफ़ अकबर साहब या जो मैंने आपको यही शहजाद राठौर साहब बताया, ये लोग तो पार्टी का भी नहीं छोड़ सकते। 12 लोग थे ना, 12 लोग, 13 लोग, ये 12 पहले 12 लोग थे ना, उसके बाद फिर नए साहब शामिल हुए थे। ये जो 12 लोग थे उसमें लतीफ़ अकबर साहब भी सदारती उम्मीदवार हैं और कायम मकाम सदर हैं, जो यासीन साहब भी सदारती उम्मीदवार हैं, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया तो उन्होंने तो कोई एतराज़ नहीं किया, कोई उन्होंने एतराज़ जो है नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने ये वाज़े कर दिया था जो यासीन साहब ने कि अगर वो मुझे पार्टी इस बार सदारत के लिए भी कंसीडर नहीं करती तो मैं अपना सियासी फैसला करूंगा। इसी तरह जो है लतीफ़ अकबर साहब ने ये कहा था कि मैं सदारती उम्मीदवार नहीं बनता, क्योंकि ये सदारती उम्मीदवार बना के तजलील करते हैं और बाद में जो है सीनियरिटी और उसका जूनियरिटी का ख्याल नहीं करते, तो इस वजह से उन्हें भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। सरदार कमर ज़मान साहब ने अपनी जगह पे सदारती उम्मीदवार बनने का फैसला किया था। इसी तरह जो है सरदार तनवीर लियाज़ साहब बड़े पोटेंशियल सदारती उम्मीदवार के तौर पे सामने आए थे, क्योंकि सदारती उम्मीदवार सिर्फ ये बनाना ही तो नहीं है ना कि आप 2 महीने के लिए बनाएंगे, चलाने के लिए। तो जब चलाने की सोच आई थी तो ये एक सोच आई थी कि सरदार तनवीर लियाज़ साहब वो वाहिद आदमी है जो अपने माली वसाइल और दीगर सियासी असर और सूख और एस्टेब्लिशमेंट के साथ और दीगर जो है वो स्टेक होल्डर के साथ मिल के जो आइंदा सदारत जो है वो चलाने के लिए अहलियत रखते हैं। तो इस मुसीबत से बचने के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजीद तकसीम से बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये फैसला किया है, और मुस्लिम लीग नून जो है पहले इस वजह से हमी थी कि आगे इंतखाबात में उनका ख्याल है कि हम जीत जाएंगे तो हमें जो है वो 5 साल जो है हमें मौका मिलना चाहिए। तो कायम मकाम सदर जो है जो लतीफ़ अकबर साहब भी जो है आइंदा इंतखाबात तक सदर आज़ाद कश्मीर के फ़राइज़ सर अंजाम दें। अच्छा राइट फिल साहब, एक सूरत हाल तो ये थी ना कि पीपल्स पार्टी के पास भी नंबर गेम पूरी नहीं थी, मुस्लिम लीग नून के पास भी नहीं थी। इन्होंने ये फैसला किया था कि मतलब पीछे हटना शुरू हो गई पीपल्स पार्टी। नून लीग तो चाहती नहीं थी अगर इलेक्शन हों तो वो रहती मुद्दत के लिए हो, नहीं तो ना हो, अगली असम्बली में चल जाए। अब एक हाई कोर्ट में भी 2 केस गए, एक इलेक्शन करवाने के लिए गया, एक इलेक्शन ना करवाने के लिए गया। ये क्या अपडेट्स है इस हवाले से? डॉक्टर साहब देखेंगे आज़ाद कश्मीर जितने भी ये यानी सियासी मामलात में फसाद की जड़ हो जाती है, ये इसमें जाकर डिले होता है, फिर उसमें यानी ये आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है ये उसके ज़िम्मेदार है, और ये मौका फराहम करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को वो इनके साथ बारीक वारदात करें। और इससे पहले वजारत उज़्मा के 2-3 दफ़ा जो खेल खेले गए, वहाँ आज़ाद कश्मीर जो लीडरशिप है इन्होंने अपना सियासी किरदार नहीं अदा किया। जो बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर, मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के सदर, ये 2 यानी कदावर जो शख्स हैं बड़ी जमातों के, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने बुरी तरह नाकाम हुए। सियासी मामले को आज़ाद कश्मीर को हदूद के अंदर रहकर हल करने बुरी तरह नाकाम हुए। इनको अपनी अपनी जमातों ने इख्तियारात ही नहीं दे जो मौजूदा सियासी बहरान मामलात में सदारती इलेक्शन पहले मतलब जो वज़ीर आज़म को अनवर अल्लाह के यानी 30 माह जो तमाशा लगा रहा, इन दोनों बड़ी सियासी जमातें जिम्मेदार हैं आज़ाद कश्मीर जो हालात हैं। अभी आते हैं कि जो अभी तो जब इनसे वक्त नहीं हुआ, अभी आज़ाद कश्मीर यानी बरसे सुल्तान को इंतकाल को 45 दिन हो गए। उन्हें 30 दिन की आइनी कदगन थी, 45 तो हो गए, 15 दिन फालतू हो गए। तो किसी ने पूछा, किसी सियासी जमात ने, किसी आज़ाद कश्मीर बड़ी सियासी जमात ने ये कहीं अपनी जिम्मेदारी का, अपनी गलती का, अपनी नाअहली का एहसास किया कि हमसे एक तारीखी गलती हो गई और अगर आज़ाद कश्मीर के सदर का इलेक्शन अगर 18 साल पर नहीं हो सकता, इसका मतलब जो आम इलेक्शन है तो जिम्मेदार लोग जब चाहेंगे नहीं कराएंगे ना, आपके इलेक्शन क्या जरूरत कहेंगे इसको 1 साल आगे कर दो। तो लिहाजा ये बहुत तशवीशनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। तो आज़ाद कश्मीर की बड़ी सियासी जमातों को आपस में बैठ के इस पर बातचीत करनी चाहिए। जो कुछ गुज़श्ता 3-4 साल से आज़ाद कश्मीर सियासत के साथ हो रहा है, तो ये क्यों अपने इख्तियारात से दस्तबरदार हो रहे हैं? मोहतरम फ़ारूक अदर साहब हैं, शाह गुलाम कदर हैं, मुश्ताक उनास है, नजीब नकी हैं, तारफ़ फ़ारूक साहब हैं, ये अपने इख्तियारात से क्यों सरेंडर कर रहे हैं? यानी जब ये अपने इख्तियार यूज़ नहीं कर रहे तो फिर लोगों को इन्होंने मौका फराहम कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी आते हैं इस टाइम ख़तरा ये पड़ गया राठौर साहब कि जो फ़ारूक अदर की जो 13वीं तरमीम हुई थी, जिससे आज़ाद कश्मीर माली तौर पर बाइख्तियार हुआ, अभी वो इसके साथ नथी है। आज जो हाई कोर्ट में बहस हुई है,
आज उसमें एडवोकेट जनरल ने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करना था। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैं आप मुझे वक्त दें, तो अदालत ने हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने आज जो एडवोकेट जनरल साहब भी नून लीग के तलक नहीं, जो भी हुकूमत का नुमाइंदा है ना, हाँ, एडवोकेट लेकिन जनरल तलब हुकूमत उनका का भी नून लीग से है। एडवोकेट जनरल हुकूमत का नुमाइंदा है, तो लिहाजा हुकूमत के नुमाइंदे ने आज मौक़िफ़ पेश करी है कि यानी मुझे वक्त दें, तो आज हाई कोर्ट ने उसको मजीद वक्त दिया था। समात ईद के बाद हो गई, यानी इलेक्शन कमीशन को फिर मौका मिल गया कि ईद के बाद तक अभी इलेक्शन वहीं हो। अभी आते हैं कि जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म यानी फैसल मुमताज़ राठौर साहब को चाहिए था कि वो पार्लियामानी पार्टी, वो पार्लियामानी वो लीडर है, तो आपको फ़ौरन तौर पर वहाँ पर अपने तौर पर इजलास बुलाते, यानी फैसल राठौर साहब बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप को बुलाकर ये काम हुकूमत का तो नहीं, ये तो काम पार्टी का है ना, तो पार्टी के ही वो करेंगे, पहले आपस में मशावरत करते हैं ना, पहले आपस में मशावरत करके, यानी चौधरी यासीन साहब यहाँ फैसल मुमताज़ राठौर पहले आपस में मशावरत करके फिर मामला जरदारी होश पे आता, आसफ जरदारी पे आता। सह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी इजलास ही नहीं कर पाई। उन्होंने इलेक्शन में जाना है, फारूक अदर साहब को उम्मीदवार बना दिया, अनवर अक्सर ने मुत्तहिदा अपोजिशन बन गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुजाहरा फारूक को गिने, किधर के मुत्तहिदा अपोजिशन, उसके बाद राठौर साहब, एक इजलास के बाद कहीं आपको अपोजिशन नजर आई है, कहाँ गई अपोजिशन? तो लिहाजा ये जो आज़ाद कश्मीर सियासत के साथ है, इससे नुकसान पहुँच रहा है, आज़ाद कश्मीर निज़ाम को पहुँच रहा है। तो लिहाजा जो आज़ाद कश्मीर सदारती इलेक्शन है वो नहीं होगा, जिम्मेदार आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर सियासी क़यादत है, आज़ाद कश्मीर लोग फिर अदारे तो आएंगे बीच में, इनका कमजोरी फ़ायदा तो उठाएंगे। लिहाजा मौजूदा हालात ये है कि मुस्लिम नून चाह रही है कि इलेक्शन हो, इसका मतलब इलेक्शन पीपल्स पार्टी भी तो यही चाह रही है ना, ज़ाहिर नज़र यही अभी तो पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म खतरे में आ जाता है अगर सदारती। वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ फरियाल तारपुर के ज़रिए सदर इजलास में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ साइन करा दिया उन्होंने, तो क्यों नहीं पेश कर? डिप्टी स्पीकर हटाओ ना फिर। अभी जो डिप्टी स्पीकर का मामला वहीं पड़ा हुआ इसलिए कि पीपल्स पार्टी के पास जो मतलब अक्सरियत है, उनके पास अक्सरियत नहीं रही है, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी खामोश हो गई है कि कारीगरों ने उनसे बंदे निकाल दिए, नून लीग को उन्होंने तमाशा बना के रख दिया। तो लिहाजा मौजूदा हालात का तकाजा यही है, हालात यही बता रहे हैं कि सदारती इलेक्शन नहीं होगा, नवी असम्बली आएगी तो वो सदर का इलेक्शन कराएंगे। जी अमर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो बड़ी दिलचस्प में देख रहा था कि शहराज खान शहजी साहब ने इमरान खान साहिबा की बहन के साथ जो है अपनी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर तल्लक है, पीटीआई से कोई ना कोई लिंक है कि फोटो ना मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अब बताना शुरू कर दिया है कि वो भी क्या कहते हैं, पहले वो अकबर, उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अकबर एस बाबर की पीटीआई की, इनका तरीके इंसाफ, जब आप ये फोटो तरीके इंसाफ जो है, पहले तो वो ये क्लियर करे कि वो अकबर एस बाबर की पीटीआई के साथ है या इमरान खान की पीटीआई रजिस्टर्ड करना चाहते हैं ना, अकबर एस बाबर दरख्वास्त अकबर एस बाबर की दी। अच्छा, मैं आपको जो ना वो क्या कहते हैं आजकल उनके दस्तखत से दी है कि ये मुझे उसने आजकल टॉक ऑफ द टाउन और जो कहवा खाने के ऊपर जो है ना वो शाजी डिस्कस हो रहा है ना, शाजी आजकल बहुत ज्यादा टॉक ऑफ टाउन है। अच्छा, शायद इसीलिए उन्होंने किया होगा चलो शनाख्त हो जाए, बस स्टाफ ऑफिसर है नहीं मैनेजमेंट। देखिए मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं शहजी का नाम पहली बार सुना ना, हम नहीं जानते, कोई पॉपुलर नहीं है। और राठौर साहब वारदाती होते हैं ना, क्या होला सियासी वारदाती है, पॉपुलर तो नहीं। इस्लामाबाद में 3-4 साफी बड़े मकबूल आदमी है, इस्लामाबाद में 3-4 साफी हैं जो दरख्वास्तें देते हैं, अदालतों में जाते, साफी जाते हैं हमारे ना, साफी रखे होते हैं, किसने टोट होते हैं, साफी जाते हैं, हाई कोर्ट में रिट हो गई किसके खिलाफ, आईनी तरमीम के खिलाफ। ऐसे आज़ाद कश्मीर लोगों ने कुछ आपने तोते बना रखे हैं ना कि ऐसे शादी साहब ही आ गए जाकर दरअसल शादी साहब को शर्म मशहूर हो गए ना, क्या वाला अब सारे आज़ाद कश्मीर को पता चल गया कि शिराज खान शादी नहीं, शिराज खान शादी कौन है भाई? तुम्हारा उसका ताल्लुक दरख्वास्त दे रहा हो कि मेरा अकबर एस बाबर के साथ मुझे उसने इख्तियार, आप उस दरख्वास्त पढ़े राठौर साहब, फोटो लगा रहे हैं, मैं मुझे इख्तियार दिया है अकबर एस बाबर साहब ने, वो तहरीक इंसाफ के बनी है, तो मैं उनकी तरफ से आ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ मेरे अकबर एस बाबर के नाम से रजिस्टर करें, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। तो लिहाजा नुमाइंदे साहब चाहती अभी इकट्ठे कर रहे हैं, यानी अभी उनकी तंजीम ना इलेक्शन हुए, उनकी ना पार्टी के कहीं को कन्वेंशन है, ना उनका कोई सदर है, ना उनको सेक्रेटरी है, ना उनके अभी शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करेंगे मौसूफ नहीं, रजिस्टर कराएंगे नहीं, रजिस्टर होगी तो फिर सदर सेक्रेटरी का इंतखाब कराना है नहीं, पहले से देखें, पहले रजिस्टर पहले 3 इलेक्शन लड़ चुकी है, एक उस जमात को हाईजैक करने की इलेक्शन एक्ट देखो ना, हमारा एक जमात 3 बार इलेक्शन लड़ चुकी है और एक ऐसा बंदा जो ना उसका कभी कह रहा हूँ कि आइन और कानून के पास है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहे हैं, अगर वो गलत है तो उसको एप्लीकेशन को उठा के बाहर फेंक देंगे। चले बहुत शुक्रिया राजा। लेकिन जो मैं दिलचस्प बात करना चाह रहा था, अहम बात करना चाह रहा था, जिस तरह राय कफील साहब ने निशानदेही की ना कि सियासी क़यादत जो है वो बालग नजरी का मुजाहरा नहीं कर रही, तो सियासी क़यादत को भी बालग नजरी का मुजाहरा करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को भी बालग नजरी का मुजाहरा करना चाहिए। ये बहुत ही अहम बात है। आज़ाद कश्मीर में ये जो आइनी ओहदे हैं, सदारत है, वजारत उज़्मा है,
پارلیمان ہے، یہ مشکل سے مشکل وقت پہ بھی جو ہے اس کے انتخابات نہیں رکے. جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو لاکھوں لوگ زخمی ہوئے، تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید بھی ہو گئے. تب بھی جو ہے سردار سکندر یاد صاحب کے آپ کو الفاظ یاد ہوں گے، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں قبرستان کا وزیر اعظم ہوں. تب بھی جو ہے وہ انہوں نے بر وقت جو ہے وہ انتخابات کروائے تھے. اور آپ کو پتہ ہے انتخابات میں اس کے بعد سردار عتیق احمد خان جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے. تو تاریخ جب لکھی جاتی ہے شہزاد راٹھور صاحب، وہ لکھی جاتی ہے کہ یہ لوگ تھے جب انہوں نے یہ نظام دیا، یہ گریڈ 17 سے لے کے 22 تک لیا. اور آج جب یہ آزاد کشمیر کے نظام کو خطرہ ہے تو یہ تاریخ یہ لکھی جائے گی کہ فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم تھے، انہیں وزیر اعظم بنایا گیا تو پھر صدارتی انتخاب بھی نہیں ہوا. یہ تاریخ لکھی جائے گی نا. انہیں وزیر اعظم بنایا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ جنرل انتخابات بھی نہیں ہوئے. انہیں وزیر اعظم بنایا گیا تو فاروق حیدر کا وہ کول کہ میں اپنے آپ کو آزاد کشمیر کا آخری جو ذمہ دار ہے صدارتی الیکشن کے ڈیلے میں کرانے کے ذمہ دار مسلم نور آزاد کشمیر پیپل پارٹی نے کیوں نہیں کرایا؟ ہاں تو دیکھو نا اگر کوئی نقصان پہنچا راٹھور صاحب دیکھیں نا الیکشن کمیشن نے کرانا تھا یا پیپلز پارٹی نے کرانا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، سوال میرا ہے کہ الیکشن صدارتی الیکشن پیپلز پارٹی نے کرانا تھا یا الیکشن کمیشن نے کرانا؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا، پیپل پارٹی کہہ رہی ہے نہ کرائیں، یا مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے الیکشن نہ کرائیں؟ یہی کہہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ الیکشن نہ کرائیں، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں. ان کا جو جنرل وہ جو ہے موقف ہے یہ الگ ہے، ان کی جو سیاسی جماعتوں کا موقف یہ الگ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے نظام کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. اور ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آزاد کشمیر کے نظام جدھر رایا کفیل صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ جی آج یہ اس کی انتخاب کی مؤخر کی کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کل آپ کے جنرل انتخاب کو بھی مؤخر کرنے کی بات کی جائے گی، پھر انٹرم سیٹ اپ کی بات کی جائے گی، اور پھر جو ہے آپ کی بات ہے وہی اور کھاؤ گے میرے گنے وہ والا سردار جی کا لطیفہ ہے کہ جنرل الیکشن. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.